ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के खून, बोन मैरो यानी हड्डियों के अंदर बनने वाला खून और लिम्फेटिक सिस्टम में असामान्य कोशिकाएं बनने लगती हैं। सामान्य स्थिति में हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स खून को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन जब ब्लड कैंसर होता है तब असामान्य रक्त कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं की जगह लेने लगती हैं, जिससे शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है। ब्लड कैंसर के मुख्य प्रकारों में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा शामिल हैं। ल्यूकेमिया में असामान्य सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में बनने लगती हैं, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम में शुरू होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा कोशिकाओं में होने वाला कैंसर है, जो एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं। ब्लड कैंसर के कुछ सामान्य लक्षणों में लगातार थकान, कमजोरी, बार-बार संक्रमण होना, बुखार, बिना कारण वजन कम होना, हड्डियों में दर्द, शरीर पर आसानी से चोट या खून निकलना और लिम्फ नोड्स यानी गांठों का सूजना शामिल हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में आनुवांशिक कारण, रेडिएशन के संपर्क में आना, कुछ रसायनों का प्रभाव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। यदि समय पर पहचान हो जाए तो ब्लड कैंसर का इलाज संभव है। इसके इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी चिकित्सा विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। शुरुआती जांच और सही उपचार से कई मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जानकारी मैंने ब्लड कैंसर की अवधारणा को समझने के लिए इंटरनेट से प्राप्त की है। इस विषय को जन्म कुंडलियों के माध्यम से समझने के लिए मैंने कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करने का प्रयास किया है, और कई कुंडलियों में ये बिंदु समान रूप से दिखाई दिए हैं। हालांकि ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये केवल मेरे अध्ययन और अवलोकन पर आधारित कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष है। जो भी व्यक्ति इसे पढ़ रहा है या सुन रहा है, वो कृपया इसे केवल शैक्षणिक उद्देश्य के रूप में ही ग्रहण करे। इन बिंदुओं के आधार पर किसी भी प्रकार का अंतिम या ठोस निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे अनुसार ये अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसलिए अनुरोध है कि इन बातों का उपयोग करते समय आप अपनी समझ और विवेक का भी प्रयोग करें। यदि संभव हो तो अधिक से अधिक कुंडलियों में इन बिंदुओं का परीक्षण करें और अपने अनुभव के आधार पर स्वयं की राय बनाएं। अध्ययन के दौरान मुझे कुछ अन्य सामान्य समानताएं भी दिखाई दी, लेकिन यहाँ मैं केवल कुछ विशेष और विशिष्ट बिंदुओं का ही उल्लेख कर रहा हूँ, जो विभिन्न कुंडलियों में बार बार देखने को मिले। D1 लग्न कुंडली में जुपिटर का राहु के साथ युति या दृष्टि में होना शरीर में असामान्य वृद्धि, विकृति या अनियंत्रित विस्तार की प्रवृत्ति को दर्शा सकता है, क्योंकि गुरु विस्तार का कारक है और राहु असामान्य तथा विषाक्त प्रकृति का ग्रह माना जाता है। इसके साथ यदि मून और गुरु एक दूसरे से केंद्र संबंध में हो तो ये शरीर के द्रव, रक्त तथा पोषण से संबंधित तत्वों पर प्रभाव को संकेतित कर सकता है। इस प्रकार D1 में ये योग शरीर की मूल संरचना और रक्त से जुड़े असंतुलन की संभावनाओं को सूक्ष्म रूप से इंगित कर सकते हैं। मार्स इन फायर साइन। D3 यानी द्वेषकांड को सामान्यतः शरीर की आंतरिक शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता और रक्त से जुड़े कारकों से जोड़ा जाता है। यदि प्रथम भाव का स्वामी तृतीय भाव के स्वामी को दृष्टि दे रहा हो तो ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं और रक्त प्रवाह से जुड़े तंत्र पर प्रभाव का संकेत हो सकता है। साथ ही यदि यहाँ भी गुरु और राहु का संबंध दिखाई दे तो ये असामान्य कोशिकीय वृद्धि या शरीर के भीतर अनियंत्रित प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति का एक संकेतक पैटर्न माना जा सकता है। मार्स इन फायर साइन, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड रिलेशनशिप या 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड रिलेशनशिप।
D6 मुख्य रूप से रोगों और शारीरिक कष्टों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस चार्ट में गुरु का सन के साथ संबंध शरीर की मूल जीवन शक्ति और कोशिकीय संरचना पर प्रभाव का संकेत दे सकता है। इसके साथ यदि मार्स अग्नि राशि में स्थित हो तो ये शरीर में सूजन, तीव्रता या रक्त से जुड़ी आक्रामक प्रकृति के रोगों की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला एक संभावित संकेत हो सकता है। प्लीज चेक वेदर सन इन एयर साइन और जुपिटर इन एयर साइन। D9 यानी नवांश में 12वें भाव या उसके स्वामी का राहु से संबंध होना शरीर में छिपी हुई या धीरे धीरे विकसित होने वाली समस्याओं का सूचक हो सकता है। यदि शनि 12वें भाव को देख रहा हो या उसमें स्थित हो तो ये दीर्घकालिक या गंभीर प्रकृति के रोगों की संभावना को दर्शा सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और गुरु का अष्टम भाव से संबंध तथा मंगल और शनि का 12वें भाव से संबंध शरीर के गुप्त या गहरे स्तर पर होने वाले परिवर्तन और रोग प्रक्रियाओं के संकेत के रूप में देखे जा सकते हैं। प्लीज चेक वेदर राहु इन एयर साइन और जुपिटर इन वाटर साइन। D27 भामसा या नक्षत्रांश। D27 को शरीर की सहन शक्ति और रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि लग्नेश का केतु से संबंध हो या गुरु केतु का प्रभाव दिखाई दे तो ये शरीर की ऊर्जा के असामान्य या अप्रत्याशित रूप से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को दर्शा सकता है। साथ ही मंगल का छठे भाव पर प्रभाव रोग से संघर्ष और शरीर के भीतर होने वाली तीव्र प्रक्रियाओं का संकेत माना जा सकता है। कृपया जांच करें कि शुक्र अग्नि प्रधान राशि या राहु वायु प्रधान राशि में है क्या। D30 को कष्ट, दुर्भाग्य और गहरे स्तर की समस्याओं को समझने के लिए देखा जाता है। यदि दशम भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी को देखे और 11वां भाव लग्न को देखे तो ये जीवन की घटनाओं और शरीर के अनुभवों के बीच एक सक्रिय संबंध को दर्शा सकता है। साथ ही यदि द्वितीय भाव का स्वामी शनि से प्रभावित हो तथा मंगल शनि या गुरु शनि का संबंध बन रहा हो तो ये शरीर में कठोर, दीर्घकालिक या जटिल प्रकृति के रोग संकेतों की ओर इशारा करने वाले संयोजनों में से एक माना जा सकता है। कृपया जांच करें कि चंद्रमा वायु राशि में है या नहीं, शनि वायु राशि में है या नहीं, या गुरु पृथ्वी राशि में है या नहीं। इन सभी बिंदुओं को सामूहिक रूप से देखने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न वर्ग कुंडलियों में कुछ ग्रहों और भावों के बीच समान प्रकार के संबंध बार बार दिखाई दे रहे हैं, जो विषय से संबंधित संभावित ज्योतिषीय पैटर्न की ओर संकेत करते हैं। हालांकि इनका प्रयोग केवल शोध और अध्ययन के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए तथा अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले अधिकाधिक कुंडलियों में इनका परीक्षण करना आवश्यक है।